Now we will be having the third and last and strongest force in nature, that is a nuclear force. Nuclear force is the most complex force. ठीक है, दिस इज द ओनली फोर्स जिससे चीजें बनी हैं. ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट ओनली आफ्टर द सब्सटेंस इज क्रिएटेड, है ना भाई. वो फोर्स तो तब लगेगा व्हेन वी हैव मैटर. लेकिन मैटर बना किससे? दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. क्या होता है? देयर इज सम न्यूक्लियस, है ना. न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस कैसा होता है? एक छोटा सा बॉल मान सकते हैं. यू कैन, एनसीईआरटी में इसका लैंग्वेज बहुत अच्छे से दिया हुआ है. दिस इज द न्यूक्लियस एंड अराउंड न्यूक्लियस देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस. बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है. एंड जस्ट लाइक अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus. This is the nucleus. Inside nucleus you will be having two subparticles, है ना. इसके अंदर जो particles होते हैं, तो this is the nucleus. ये क्या होता है? न्यूक्लियस. और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज एटम. ठीक है. साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम. एटम से कंपेयर करेंगे तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी मच स्मॉलर. कैसे? एनसीईआरटी में बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है. सपोज इफ यू आर हैविंग अ टेनिस बॉल. अगर आपके हाथ में टेनिस बॉल है, तो if you consider this tennis ball to be nucleus, then atom size will be 5 किलोमीटर radius ground. समझ रहे हो कितना बड़ा हुआ? This is the definition. Very simple, very fantastic definition, है ना. बहुत अच्छी definition दी हुई है कि this is about atom. Atom में empty कितना होता है? Suppose if you are having the tennis ball in your hand, then taking the center of tennis ball and make a radius, make a circle of 5 kilometer radius. 5 किलोमीटर का रेडियस का सर्कल बनाओ. That circle, the size of that circle, है ना, is equal to the size of atom, and this tennis ball is the size of nucleus. तो सोच लो न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा हो गया है ना. बहुत बहुत ज्यादा छोटा है कि नहीं, compared to the size of atom. So nucleus will be having two parts नहीं, two particle होंगे. One is proton and one is neutron. Proton and neutron always be present inside the nucleus. Electron कभी भी it will be never inside the nucleus. कभी भी नहीं हो सकता. Electron revolves around the nucleus. Nucleus is the power source. यही power source होता है हर एक चीज का. ठीक है. अब देखो ध्यान से क्या होता है. Nucleus is the power source of atom. न्यूक्लियस से एटम बना है. ठीक है. एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बना है. पूरा का पूरा क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फोर्स. क्लियर है कि नहीं? न्यूक्लियर फोर्स क्यों लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स स्टेबलाइज द न्यूक्लियस. तो ये नोट कर लो, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है सर. हाँ सर आप वापस से रिपीट करोगे क्या? बेटा, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स इनसाइड द न्यूक्लियस ना, एंड न्यूक्लियस इज द पावर सोर्स ऑफ एटम. एटम से ही मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बना है. एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द एटम, एंड एटम इज बेस्ड, एटम का एनर्जी किस पे बेस्ड है? इट बेस्ड ऑन न्यूक्लियस. ठीक है. ओके सर. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, they are called nucleons. So whatever the particle you will find inside the nucleus, you will call them nucleons. क्या बोलेंगे? nucleons. समझ गए कि नहीं? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन will be called nucleons. प्रोटॉन क्या होता है? what is प्रोटॉन? प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस चार्ज होता है. कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. दिस इज द चार्ज, है ना. पॉजिटिवली चार्ज होता है. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज. पता है कि नहीं पता है? न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. न्यूट्रॉन क्या होता है?
न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या रहता है, इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, बट इनसाइड न्यूक्लियस यू विल बी हैविंग ओनली टू पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनको बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन को वी कैन कॉल न्यूक्लियॉन? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओनली द पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस विल बी कॉल्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पॉजिटिव होते हैं? नहीं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो। न्यूट्रॉन का नाम ही न्यूट्रॉन इसलिए क्योंकि न्यूट्रल चार्ज का है, जीरो चार्ज। ओके सर। ठीक है, उसका नाम ही उसके चार्ज पे पड़ा हुआ है। इट इज न्यूट्रॉन बिकॉज इट इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, क्लियर है? चलो कोई पूछेगा कि सबसे अच्छा ये बताओ, इन तीनों फोर्स में सबसे बेसिक फोर्स जिससे सब चीजें बनी हुई है वो कौन सा फोर्स है? विच फोर्स? कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। और एक और चीज समझ लो, ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ है, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी तुम्हारा कूलम्स लॉ है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियॉन जो लगता है ना न्यूक्लियस के अंदर बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, उसका कोई भी एग्जैक्ट फॉर्मूला अभी भी नहीं पता है। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगेगा? इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। क्लियर है कि नहीं? इतना नोट कर लो, नोट इट डाउन। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ टू टाइप, ये याद रखना। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग वन, जो सबसे मेन होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड द सेकेंड वन इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अच्छा कोई लैग तो नहीं आ रहा? इज देयर एनी लैग वट एवर आई एम राइटिंग और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें? फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स तो बाद में हम देख लेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, होता क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? देयर विल बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है ना, ये पॉसिबल कि प्रोटॉन ज्यादा हो सकता है न्यूट्रॉन ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। तो कई सारे न्यूक्लियॉन्स विल बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। कहाँ पे लगता है? बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, मतलब किसके बीच में? हाँ, और वो न्यूक्लियॉन्स है कि न्यूट्रॉन्स है? न्यूक्लियॉन, नॉट न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, डिफरेंस क्या NUCLEON। है? न्यूक्लियॉन्स मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ आर इनसाइड द न्यूक्लियस, तो वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स। तुमने लास्ट स्लाइड नोट किया था, देखा था मैंने क्या नोट किया था यहाँ पे? ये क्या था? न्यूक्लियॉन्स लिखा था, PNN। Nucleons are the things which are present inside nucleus. Nucleons are all the particles which are inside the nucleus, we call them nucleons. Proton and neutron are inside the nucleus, so we call them nucleons. Clear है कि नहीं? Clear? Is it clear? Yes. Yes. Sir. इसमें कैसे डाउट आ सकता है? इतना स्लो बता रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं इसमें, है ना? So the pair of force may be it may be between proton, neutron or proton. ठीक है, this may be the pair of force. ठीक है, may possible nuclear force is acting between proton pair or neutron pair or proton pair irrespective of charge. उसको चार्ज और से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि प्रोटॉन इज हैविंग द प्लस चार्ज, सो देयर मे बी रिपल्शन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
वो सिर्फ देखता है कि इनसाइड द न्यूक्लियस दे आर न्यूक्लियन, और उनको स्टेबलाइज करने के लिए वो लगेगा। कैसे लगेगा वो मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियस का काम है, न्यूक्लियर फोर्स का एक ही मोटो है, टू बाइंड द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये वाले जो बात कर रहा है, बाइंड्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बाइंडेड रहे टू इंश्योर दैट कि ये न्यूक्लियस के बाहर ना जाए, तो किसके बीच में लगेगा, टू होल्ड द न्यूक्लियस, है ना। तो क्या करता है, सपोज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का पेयर है ना। तो अगर इफ these nucleons are separating from each other, then nuclear force will become attractive, और वो क्या करेगा, make them close, है ना, वो पास ले आएगा। if these nucleons are coming towards each other, then nuclear force will become repulsive, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सपोज R0, इनके बीच में सेपरेशन इज R0, if they are having the most stable separation R0, अगर इनके बीच में सेपरेशन किसी भी टाइम पे R है, इट इज R, इफ R इज लेस देन R0 क्या है, इज द मोस्ट स्टेबल स्टेबल सेपरेशन, इट इज स्टेबल सेपरेशन। कितना वैल्यू होता है, इट्स वैल्यू इज R0 इज इक्वल टू 10 to the power minus 15 मीटर, दिस इज द वैल्यू, ठीक है, बहुत ही कम होती है। अगर R इज लेस देन R0 मतलब कि वो क्लोज आ रहा है, पास आ रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा, इट विल सेपरेट देम अपार्ट एंड इट विल ट्राई टू मेक द सेपरेशन इक्वल्स टू R0। अगर सेपरेशन इज ग्रेटर देन R0, दैट मीन दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड, वो दूर है, तब न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा, उनको पास लाएगा, इट विल बी अट्रैक्टिव लगेगा, क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। तो न्यूक्लियर फोर्स की एक खासियत है, एट द सेम टाइम इट कैन बी रिपल्सिव, इट कैन बी अट्रैक्टिव, डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अगर न्यूक्लियॉन्स का सेपरेशन इज R0 स्टेबल है, तो देयर विल बी नो नीड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इफ सेपरेशन इज ग्रेटर देन R0, देन न्यूक्लियर फोर्स विल ट्राई टू reduce the separation and it will be attractive in nature. If separation is less than R0, then nuclear force will be repulsive and it will try to increase the separation. समझ में आया कि नहीं आया, समझा सर? यस सर। बोलो। यहाँ पे आपने ये स्टेबल सेपरेशन क्या है सर? सपोज दो लोग खड़े हैं, है ना, सपोज दो लोग यहाँ पे खड़े हैं, हाँ, एंड 5 मीटर इज द स्टेबल सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। स्टेबल सेपरेशन मतलब दे आर हैप्पी टू बी अपार्ट 5 मीटर। अगर 5 मीटर से दूर लेके जाओ तो उन्हें एक दूसरे की याद आने लग जाएगी, तो दे वांट टू कम टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। तो दिस इज अ स्टेबल, ये स्टेबल सेपरेशन है, ये दो लोग हैं ए और बी। अगर दूर लेके जाओगे तो दे गेट अपसेट, है ना, वो बुरा मानने लग जाते हैं। और पास में लेके आओगे तो दे विल फाइट विद ईच अदर, है ना। तो क्या हो जाएगा, यही इस तरीके से समझने का तरीका है कि अगर ये ए और बी बहुत दूर जाएंगे तो दे गेट अपसेट, और अगर पास आएंगे दे विल फाइट। तो बेस्ट सेपरेशन क्या है, 5 मीटर, है ना। 5 मीटर पे दे आर मोस्ट स्टेबल। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। इन द सेम वे व्हेन यू, हाँ समझ आया, 5 मीटर पे झगड़ा नहीं करें क्या बेटा, हाँ 5 मीटर पे झगड़ा नहीं करेंगे। देखो पास में आएंगे, उनके हाथ एक दूसरे से टकराएंगे तो वो एक दूसरे को झापड़ मारेंगे, ये समझ लो, ठीक है, बहुत आसानी से। इतना पास आ गए कि वो एक दूसरे को पीट सकते हैं, तो दे विल फाइट ईच अदर। और बहुत दूर चले गए तो उन दोनों को एक दूसरे की याद आ रही है ना, तो अपसेट हो रहे हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सी है, 5 मीटर, है ना। तो 5 मीटर इज द स्टेबल सेपरेशन। अगर उससे दूर करोगे तो पास आना चाहेंगे, उससे पास करोगे तो वो एक दूसरे को मारेंगे और दूर जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेबल सेपरेशन है जैसे 5 मीटर, उसी तरीके से न्यूक्लियॉन्स में द स्टेबल सेपरेशन इज R0। इफ सेपरेशन इज इंक्रीज फ्रॉम R0,
देन क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स विल बी अट्रैक्टिव एंड इट विल ट्राई टू रिड्यूस द सेपरेशन. इफ सेपरेशन इज डिक्रीज बाय r0 से कम हो गया, then nuclear force will be repulsive nature and it will try to increase the separation. आप समझ में आया अच्छे से? नहीं सर, समझा? तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनको स्टेबल सेपरेशन की तरफ लाने की कोशिश करता है. बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज ट्राइंग टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियस, है ना? तो मतलब ऐसे स्टेबलाइज करते हैं कि जैसे मतलब उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ये बस वही होता है. ठीक है, कि इनके बीच में कोई भी रिपल्शन या एक्स्ट्रा अट्रैक्शन ना आ जाए ना. अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, ना ही ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए. स्टेबल रहे. ठीक है, तो सर ये अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपल भी करते हैं. बिल्कुल. अगर कोई पूछेगा वेदर न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है ना? इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, कुछ भी नहीं. चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पेयर हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का पेयर हो, वेदर इट इज अ पेयर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसी का भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, उसको चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन से फर्क पड़ता है. तो देखो, ग्रेविटेशन में देयर वाज ओनली अट्रैक्शन. in electric force there was attraction as well as repulsion, बट वो चार्ज पे डिपेंड करता था कि प्लस प्लस में और माइनस माइनस में देयर विल बी रिपल्शन एंड इन प्लस माइनस देयर वाज अट्रैक्शन. लेकिन यहाँ पे क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज द सेम फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन. समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस सर. ठीक है, यस सर, क्लियर. चलो, ये मैं एग्जांपल हटा दे रहा हूँ. पता चला तुम लोग ये मारपीट वाला एग्जांपल बनाना चाहोगे, बना लो, अच्छा है, याद रहेगा, है ना? हाँ सर, एग्जांपल. हाँ सर, बना लिया. ठीक है, उसे बना लो, उसे याद रहेगा. देखो, नोट्स में तुम कुछ भी बनाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नोट्स में तुम कुछ भी लिखो, तुम्हें कंसेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया ना, थ्योरी तो तुम बहुत अच्छे से नोट कर लो, बहुत अच्छे से. ठीक है, कंटेंट लिखना बहुत आसान होता है, पहले क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट द टॉपिक. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना? ये सब किसके बारे में था? दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना? वीक न्यूक्लियर फोर्स की कोई बात नहीं करी है. हाँ सर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स खाली स्टेबल सेपरेशन में लाने तक के लिए काम करता है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स. ऐसा कुछ नहीं कि स्टेबल सेपरेशन पे ही लगेगा. अगर वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो भी फोर्स लगेगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ओके. R0 पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा ना. R0 इज अ स्टेबल सेपरेशन, तो फोर्स क्यों लगाना है ना? फोर्स तो उनकी पोजीशन चेंज करने के लिए लगाना है ना. व्हेन सेपरेशन इज लेस देन R0 या ग्रेटर देन R0 तभी तो फोर्स लगाना पड़ेगा. तो सर, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के टाइम पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो. ठीक है, in both cases it will be strong nuclear force, but it will be attractive or repulsive depending upon whether the separation is greater than or less than or. सर, हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, हाँ, इररिस्पेक्टिव चार्जेस. हाँ, चार्ज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वेदर इट इज प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगेगा तो तुम बोलोगे नहीं सर, प्रोटॉन प्रोटॉन इज हैविंग प्लस प्लस चार्ज, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विल बी देयर. नहीं, न्यूक्लियर फोर्स इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने यू कैन नेग्लेक्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, ओके. ठीक है. सो न्यूक्लियर फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन. उसका मोटो क्या होता है? इट्स मोटो इज जस्ट टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियस. क्लियर? नोट कर लो इसको. चलो नेक्स्ट. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डन ना, ये तो हो गया ना. द सेकेंड वन इज, अच्छा ये दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. दिस वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, मतलब इससे स्ट्रॉन्गर कुछ भी नहीं होता है. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स, इससे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता है. ठीक है. द सेकेंड वन इज
वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये कब लगता है? ये तब लगता है whenever there is some ejection from the न्यूक्लियस से कुछ इजेक्शन होता है, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस, ये क्या है आपका? दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। अब क्या होता है? फ्रॉम न्यूक्लियस सम टाइम इजेक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कुछ पार्टिकल इजेक्ट होते हैं, पार्टिकल्स। न्यूक्लियस भी पार्टिकल इजेक्ट करता है, वो हम 12th में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल इन 12th क्लास। इजेक्शन होता है ना, पार्टिकल इजेक्शन, जस्ट लाइक बीटा प्लस पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल। अभी बीटा प्लस एंड माइनस क्या होते हैं इसका आइडिया आपको नहीं है और लेना भी नहीं, बस ये समझ लो कि न्यूक्लियस इजेक्ट्स सम पार्टिकल, रेडिएशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशंस। रेडिएशन तो सुना होगा ना, सुना है रेडिएशंस। तो व्हेनेवर द न्यूक्लियस इजेक्ट सम पार्टिकल, तो न्यूक्लियस और इस पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया कि नहीं? अगर न्यूक्लियस चाहता है कि दैट पार्टिकल शुड बी इजेक्टेड, देन दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर। अगर न्यूक्लियस चाहता है नहीं, उस पार्टिकल को हम वापस बुला ले किसी तरीके से, देन दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। बस इतना सही कंसेप्ट है। द वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड पार्टिकल। क्लियर है कि नहीं? जब भी पार्टिकल इजेक्ट होगा वहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्स का रोल आएगा। क्लियर? हाँ, बोलो बोलो, पूछो पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स व्हिच एक्ट्स इनसाइड द न्यूक्लियस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जब पार्टिकल इजेक्ट होता है, कोई पार्टिकल इजेक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, तब जो फोर्स लगता है उसको बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है कि नहीं? अब ऑर्डर तो कौन से पार्टिकल होते हैं जो इजेक्ट होते हैं? बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल। क्या बेटा? सर पर बुक में मेंशन करा है ना कि वो बीटा डी के पार्टिकल से इमिट होता है। देखो बुक में ऐसा मेंशन किया है, न्यूक्लियर फोर्स तभी लगेगा व्हेनेवर देयर इज सम इजेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है? सो इन दैट केस द न्यूक्लियर फोर्स विल बी, हाँ हाँ, तो सर हम ऐसे नहीं लिखते कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द इमिशन ऑफ बीटा डी के फ्रॉम द न्यूक्लियस। नहीं, हम बीटा डी के नहीं लिखा है। पढ़न फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। सर हम मतलब हम बीटा डी के मेंशन नहीं कर रहे, आपने बोला कि वीक न्यूक्लियर फोर्स में हम लोगों को सिर्फ इतना लिखना है कि दैट पार्टिकल व्हिच इजेक्ट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। हाँ हाँ बेटा, whenever the nucleus ejects some particle that is called radiation, और वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। इट कैन बी बीटा प्लस डिके, इट कैन बी बीटा माइनस डिके, इट कैन बी अल्फा डिके, कई सारे डिके होते हैं, इसलिए मैंने जनरल लिखाया है ना। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे टेक्निकली बेस्ट डेफिनेशन यही है कि whenever there is some ejection from the particle, for example beta plus or beta minus, the force acting will be called weak nuclear force. क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है, पर हमको मतलब स्टेटमेंट में बीटा डी के नहीं मेंशन करना है ना, क्योंकि बहुत सारे कोई जरूरत नहीं कि बीटा डी के ही लिखना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखो बुक की पूरी लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है? रेडिएशन बहुत सारे होते हैं, अल्फा रेडिएशन भी, अल्फा रेडिएशन भी होता है ना, बीटा रेडिएशन होता है, गामा रेडिएशन भी होता है, गामा इज द एनर्जी रेडिएशन होता है ना। तो कई सारे रेडिएशन होते हैं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि देयर इज ओनली बीटा रेडिएशन। ठीक है? क्लियर है? ओके चलो, हाँ ऑर्डर ऑफ फोर्स नोट कर लो। द ऑर्डर ऑफ फोर्स इज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे समझ जाओगे ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देन आता है आपका
electromagnetic force, then weak nuclear force, and the last is gravitational force. This is the order of force. सबसे ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन आपका ग्रेविटेशन फोर्स. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर. यस सर प्लीज. इसको डिटेल में मैं आपको, जब आप 12th में होंगे ना, तो इसको और डिटेल में बताएंगे. इससे ज़्यादा हो सकता है आपके बुक में लिखा हो, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. 12th में इसको और डिटेल में देखेंगे, है ना. अभी समझ में नहीं आएगा वो. एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूँ. वीक न्यूक्लियर फोर्स का पूरी कहानी ऐसी होती है, थोड़ी बहुत समझ में आएगी, थोड़ी सी नहीं. सपोज बीटा प्लस रेडिएशन है या बीटा माइनस है. सपोज बीटा माइनस रेडिएशन है, तो होता क्या है, बीटा माइनस में, इन बीटा माइनस आपका प्रोटॉन जो है, ठीक है, आपका न्यूट्रॉन जो है, इट गेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो. तो इन पार्टिकल से बीच में जो फोर्स लगता है, और सेपरेशन इज वेरी लेस, सेपरेशन इज अराउंड 10⁻⁻16 मीटर, और भी कम होता है. तब जो फोर्स लगता है इन पार्टिकल्स के बीच में, उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स. समझे? लेकिन अभी आपको कन्वर्जन समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए उसको मैंने स्किप किया है. ठीक है, क्लियर है? अब ये जो E माइनस होता है ना, दिस E माइनस इज बीटा माइनस पार्टिकल. बीटा माइनस कुछ नहीं होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन होता है. अब देखो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. देखो P प्लस E माइनस, दोनों का चार्ज मिलाएंगे तो द चार्ज विल बी 0, है ना. और दूसरा, और एक और पार्टिकल निकल, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो. क्या बोलते हैं इसे? एंटी न्यूट्रिनो. तो एंटी न्यूट्रिनो क्या हो जाएगा? एंटी न्यूट्रिनो इज अ पार्टिकल. वो पार्टिकल होता है. ठीक है, सिर्फ क्या होता है? पार्टिकल होता है. क्लियर है? लेकिन ये अभी समझ में आएगा नहीं. ठीक है, क्लियर है? सर ये हमको अभी नहीं है ना. ये अभी नहीं समझना है. ओके. ठीक है, ये अभी नहीं समझना है, अभी आपके सिलेबस से बहुत आगे है. ठीक है, चलो नोट कर लो. नेक्स्ट, सो न्यूक्लियर फोर्स इज कंप्लीटली कवर्ड. वट एवर द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर, कुछ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. दिस इज नॉट इन सिलेबस, बट स्टिल वी विल डिस्कस दिस, क्योंकि ये हमारे कुछ ना कुछ चीज़ें जो हुई हैं उससे रिलेटेड है. ऑल्दो एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा, बट मे पॉसिबल इट कैन आस्क, यहाँ से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो कहानी बना के पूछ सकता है. ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा. तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले व्हाट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब सॉरी नॉट द न्यूक्लियस, व्हाट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? किसी को आइडिया? यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सबसे खतरनाक चीज है ये न्यूक्लियर एनर्जी. अब देखो, जब आइंस्टीन गेव द इक्वेशन E इक्वल्स टू mc², ये दिया था ना उन्होंने, आइंस्टीन ने. हाँ या ना? बताओ किसे दिया था? यस सर. आइंस्टीन गेव E इक्वल्स टू mc². अच्छा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला हुआ है? एनी आइडिया? फॉर विच एक्सपेरिमेंट he got the Nobel Prize? बताओगे? Any idea? चलो मैं तुम्हें मैं इसकी दो चीजें बता देता हूँ आइंस्टीन की. एक तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो स्पेस टाइम ट्रेवल इससे रिलेटेड है. रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसी में ही गिव्स द इक्वल्स टू mc². उसी का एक फॉर्मूला है, कई सारे फॉर्मूले हैं, उसी में से इक्वल्स टू mc² है. सेकेंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? फोटोन के बारे में. फोटोन क्या होता है? फोटोन का एग्जिस्टेंस उन्होंने बताया था यूजिंग द एक्सपेरिमेंट, बट ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस वन. ऑल्दो थ्योरी ज्यादा खतरनाक पता है किसकी है? बताओ किसकी है? द फर्स्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही बड़ी चीज़ है उसके सामने. बट स्टिल ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.
रीजन बता सकते हो क्यों? व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बताओ बोलो। न्यूटन। लोग तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे लोग तुम्हारी बात तब तक नहीं मानेंगे until unless you are not having the proof। आपके पास प्रूफ नहीं है। इसका प्रूफ था उनके पास, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करके दिखाया था, इसका प्रूफ था। समझ गए? ये सिर्फ थ्योरी थी, समझे कि नहीं? और आपको नोबेल प्राइज उसी चीज का मिलेगा जिसका आपके पास प्रूफ है, समझे कि नहीं? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज ओनली थ्योरी। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, इक्वल टू mc स्क्वायर कन्वर्ट अ ब्रेक इनटू एनर्जी, है ना, एनर्जी में इसको कन्वर्ट करके बताओ। ऐसे ऐसे मतलब आइंस्टीन का लोग हंसी भी उड़ाते थे, तो लोगों के चक्कर मत रहना। लोग आइंस्टीन का मजाक उड़ा सकते हैं तो किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं ना। तो उन्होंने जब रिसर्च में अपना थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसको ज्यादातर लोगों ने माना ही नहीं, बिकॉज दे सेड कि टाइम ट्रेवल इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एनर्जी मास का कन्वर्जन करो, ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर है तो प्रूफ करके दिखाइए, है ना। एट दैट टाइम आइंस्टीन के पास प्रूफ करने का कुछ भी था ही नहीं, है ना। बट ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? बिकॉज ही वाज एबल टू परफॉर्म द, ये एक्सपेरिमेंट जो था ना, उन्होंने पूरा परफॉर्म करके प्रूफ करके दिखाया था। उनके पास प्रूफ था कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। इस तरीके से उन्होंने प्रूफ दिया, तब उन्हें उसका नोबेल प्राइज मिला था। क्योंकि नोबेल प्राइज तभी मिलेगा until unless आप उसका प्रूफ नहीं दोगे, आपके रिसर्च को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑल्दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मच स्ट्रॉन्गर है, मतलब स्ट्रॉन्गर, वो दोनों सेगमेंट ही अलग है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंपेयर करें, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत बड़ी थ्योरी है, टाइम ट्रेवल, न्यूक्लियर एनर्जी, उससे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन प्रूफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जब सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी बनाई गई, अच्छा न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे पहला यूज क्या किया बताओ इंसान ने? व्हाट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? एनी आइडिया? कोई आइडिया है? बहुत सिंपल सा है यार, सबको पता है। व्हाट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? कोई आइडिया नहीं है? So nuclear weapons only. सबसे पहले मैन क्रिएटेड एटॉमिक बॉम्ब। क्या बनाया उसने? एटॉमिक बॉम्ब। कहां पे गिराया था सबसे पहला बॉम्ब? सबसे फर्स्ट, पहला और आखिरी यूज था ये एटॉमिक बॉम्ब का, पता है? फर्स्ट एंड लास्ट यूज था इन वर्ल्ड वॉर 2। किसने गिराया था? यूएसए ने। किस पे गिराया था? जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी। उसके बाद आज तक इन एनी वॉर न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया ही नहीं गया है, पता है? दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। किसी वॉर में, टेस्टिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी वॉर में दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। क्योंकि तब यूएस ने जब इसे बनाया था, उसको पता ही नहीं था इतना खतरनाक बॉम्ब। बना तो खूब डाले, लेकिन बाद में जब उसका नेगेटिव इफेक्ट पता चला, किसका? न्यूक्लियर एनर्जी का, तो ये सब यूएसए अलग चलता था, सोवियत अलग चलता था, इन दोनों में रेस होती थी। अगर वो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो वो 100 बनाता था, वो 100 बनाएगा तो 200 बनाएगा, ऐसे चलता रहता था ना, उनकी रेस अलग चलती थी, ठीक है। रशिया लॉन्च स्पुतनिक, पता था ना? स्पुतनिक सबसे पहले उसने बनाया था सैटेलाइट, मालूम है ना स्पुतनिक क्या था? फर्स्ट सैटेलाइट, यस सर, लॉन्च बाय सोवियत। तो उसको जवाब देने के लिए यूएस ने अपोलो मिशन लॉन्च किया एंड ही लैंडेड, क्या? यूएस लैंडेड मैन ऑन मून, है ना, ठीक है। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट वन हु लैंडेड ऑन मून। मतलब कि सबसे ये रेस चलता था, स्पेस रेस उसको बोलते थे, है ना। सो यूएस लैंडेड मैन ऑन मून, है ना। तो ये सब रेसेस चलती थी। खैर उस पे नहीं जाना है हमें इस पे जाना है कि व्हाट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? मैन क्रिएटेड एटॉमिक बॉम्ब उससे बनाया, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो इंसान यूज करता है वो डिस्ट्रक्टिव वाली चीज सबसे पहले बनाएगा, है ना। उसके बाद मैन क्रिएटेड न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट, समझे कि नहीं? न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये याद रखना, आइंस्टीन से थ्योरी ली गई इक्वल्स टू mc स्क्वायर,
जब एटॉमिक बॉम्ब का यूज हुआ तब जब उसकी टेस्टिंग होती थी तो वहां पे उन्होंने देखा कि आइंस्टीन की जो E=mc² है दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही है, समझे कि नहीं? क्योंकि इन एटॉमिक बॉम्ब व्हाट हैपेंस, देयर इज नो एक्सप्लोसिव, कोई भी एक्सप्लोसिव नहीं होता है इन एटॉमिक बॉम्ब। सम मास ऑफ न्यूक्लियस गेट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, वो कुछ पोर्शन जो है मास का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा होता है, समझे? क्लियर है? तो एटॉमिक बॉम्ब जो होता है, एटॉमिक बॉम्ब वो दो टाइप के होते हैं। एटॉमिक बॉम्ब, ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज, अच्छा एटॉमिक बॉम्ब नहीं लिखते, न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, सही से लिखना उसको, न्यूक्लियर बॉम्ब। द फर्स्ट वन इज एटॉमिक बॉम्ब, जिसको यूज किया गया था एटॉमिक बॉम्ब। एक दूसरा भी होता है एटॉमिक बॉम्ब की जगह, हाइड्रोजन बॉम्ब, सुना है? हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन फिजन रिएक्शन एंड दिस इज बेस्ड ऑन, ये कुछ याद नहीं करना है, इसे समझने के लिए हमारा, एक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब जो कि होता है फ्यूजन रिएक्शन बेस्ड। फ्यूजन रिएक्शन इज द रिएक्शन व्हिच अकर्स ऑन सन। सन पे जो सन से जो एनर्जी आती है ना, क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस ब्रेक होता है एंड न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी हमारे पास आ रही है लगातार, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब फिजन बॉम्ब से और ज्यादा खतरनाक होता है, समझे कि नहीं? उसका तो कहीं यूज आज तक किया ही नहीं। एटॉमिक बॉम्ब वाज द फर्स्ट एंड लास्ट यूज इन जापान पे यूज किया गया था, ठीक है। अब क्यों एटॉमिक बॉम्ब खतरनाक होता है उसको अगले स्लाइड में देखेंगे। देखो इस यहाँ पे मैं बस यही तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी यूजफुल एज वेल एज खतरनाक तो और ज्यादा है अगर उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया। अगर उसका बॉम्ब बनाओगे तो उतना खतरनाक है कि पूरे अर्थ को इट कैन डिस्ट्रक्ट, है ना। इतना तो न्यूक्लियर वेपन है इस समय सारे कंट्रीज के पास कि सब लोग अगर यूज कर लें तो यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं मिलेगा तुम्हें, सब खत्म हो जाएगा, है ना। इवन जितने भी और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो भी खत्म हो जाएंगे, इतना न्यूक्लियर वेपन है पूरे वर्ल्ड में, है ना। लेकिन उसका अच्छा यूज क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में वी क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द न्यूक्लियर एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी का यूज, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे चलो अगले स्लाइड में बताएंगे, जब पहला टेस्टिंग हुआ था एटॉमिक बॉम्ब का, एट दैट टाइम साइंटिस्ट रियलाइज कि जो आइंस्टीन ने थ्योरी दिया है E=mc², ये एटॉमिक बॉम्ब में बिल्कुल फिट बैठता है। इन एटॉमिक बॉम्ब, इन एटॉमिक या न्यूक्लियर रिएक्शन, मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? तो आइंस्टीन ने थ्योरी दिया था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लोगों ने नहीं माना। लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तब उन्होंने देखा आइंस्टीन का थ्योरी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उतनी एनर्जी वो निकालता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes. चलो इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलो देखो हुआ क्या था, देखना ध्यान से, समझना। एक्चुअल में जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया था इसने, यूएस ने, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और अगर आप देखोगे तो 90% जो इन्वेंशन हुए काम के, है ना, वो वर्ल्ड वॉर पे ही हुए, सारे के सारे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही हुए, मोस्ट ऑफ द इन्वेंशन। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखना, हमारा ब्रेन दो ही चीज में काम करेगा, या तो आपका इंटरेस्ट हो, है ना, जैसे आइंस्टीन से इंटरेस्ट था, चलो कर रहे हैं, और या बिल्कुल जान पे बात आ जाए, जैसे एग्जाम कल है ना, तो आप तभी पढ़ोगे, या तो आपका डेली इंटरेस्ट है सब्जेक्ट पढ़ने का तब पढ़ोगे आप, या आप बिल्कुल जान पे बात आ जाएगी कल एग्जाम लगा हुआ है ना, वी हैव टू स्टडी। तो इंसान का दिमाग दो ही कंडीशन में काम करेगा, फर्स्ट वन इज ओनली इंटरेस्ट एंड सेकंड वन इज थ्रेट। अगर कोई थ्रेट है बिल्कुल कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा तो करेंगे, इन्वेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइवल इशू आ जाएगा, तो इन्वेंशन होगा ही होगा। तो बड़ा ही कम टाइम पे इन्वेंशन हो रहे थे, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा इन्वेंशन हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 में भी हुए, एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 भी सारे इन्वेंशन उसी टाइम पे हुए, मैक्सिमम इन्वेंशंस, है ना। तो टेस्टिंग इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे कि उनको रिजल्ट्स पता नहीं चल पा रहे थे कि आफ्टर एक्सप्लोजन क्या रिजल्ट हो। फिर से बता रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने पढ़ाने की बात बोल रहा हूँ। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, फर्स्ट
कवर योर सिलेबस। सिलेबस के बाहर कभी मत जाना। ये तो मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता भी होता है कि ब्लैक होल वर्म होल क्या है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम विल नेवर आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम ब्लैक होल, वर्म होल और स्पेस टाइम। ठीक है, आपका सिलेबस जहां तक है, आगे चीजें वैसे सिलेबस के अंदर ही चलेंगी, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का जिक्र हुआ तो इसलिए मैंने सब बता दिया तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, तो ये बताओ फिजिकल वर्ड में न्यूक्लियर एनर्जी तक का, दैट इज द फंडामेंटल फोर्सेस, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियर फोर्स। ये अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब जो है इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द कंजर्वेटिव लॉज, और अगले लेक्चर में आपका फिजिकल वर्ड विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, आपका वो कुछ आया है अभी? आज इतना ही रखेंगे।